ऑल डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सारे मेहनत कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में होम क्वारंटाइन होंगे और ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। मैंने भी सोचा कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाऊं और आपको जो भी है फिजिक्स वगैरह उसको मैं अच्छे से नॉलेज दे पाऊं। मैंने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था और इस लेक्चर में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल अब ध्यान से समझना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता क्या है, रियल लाइफ में कहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास, ये सारे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझाऊंगा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बातों को समझना मेरे। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको समझना है रिफ्लेक्शन का मतलब रियल लाइफ में यूज कहाँ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रियल लाइफ में आप यूज कहाँ करते हो, देखने को कहाँ मिलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप बहुत बार देखे होंगे कि एक टब वगैरह होता है जिसमें वाटर फुल कर दो, वाटर से भरा हुआ कोई टब है, उसमें एक कॉइन, कहीं पे कॉइन डाल दो सरफेस में, तो आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना, जब ऊपर से आप देखोगे आई से, तो ये आप देखोगे कि ये जो जहाँ पे कॉइन रहता है ना, वहां पे आपको नहीं दिखता, कहीं उठा हुआ नजर आता है, मतलब कहीं ऊपर राइज नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जहाँ पे रियल पोजीशन होता है वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, उस पोजीशन से कहीं अलग दिखता है। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। एक और आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे एक टब है, उसमें वाटर फिर से फिल्ड है और उसमें आप लेमन एक मान लो इसमें पुट किए, तो इस लेमन का जो रियल साइज है ना, वो रियल साइज लेमन का नहीं दिखेगा, इससे बहुत मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये लेमन का साइज एक्चुअल में इस टाइप का दिखेगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्यों हो रहा है ये आगे आपको समझाएंगे कि करके। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता क्या है, जब कोई भी लाइट, जैसे मान लो यहाँ पे टब है, तो इसके अपर सरफेस में क्या है, एयर है, और इस टब में क्या आ गया, वाटर। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एयर क्या है, ये एक अलग टाइप का मीडियम हो गया, वाटर क्या है, ये एक अलग टाइप का मीडियम है। अब दोनों ही मीडियम डिफरेंट टाइप के हो गए और इनके बीच से लाइट ट्रेवल कर रहा है। एक लाइट यहाँ आया, फिर ट्रेवल करके कहाँ गया, कोई अनदर मीडियम मतलब वाटर में गया। तो इससे हुआ क्या कि जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जब ट्रेवल किया तो अपने वो पाथ से बैंड हो गया, मतलब लाइट की बैंडिंग हो गई। रियल में लाइट को ऐसे आना था, अब इसकी क्या हो गई, बैंडिंग हो गई। तो इसलिए वो रियल पोजीशन से अलग दिखता है या उसका साइज बड़ा दिखता है, जैसे लाइट के बेंडिंग की वजह से। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब इसका जो रियल पाथ था, ऐसे आना था, उससे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रियल में क्या यूज है। एक कॉइन का एग्जाम्पल, एक लेमन का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ होता है। एक अनदर एग्जांपल और हम ले रहे हैं, एक पेंसिल मान लो, इसमें इमर्स की हो वाटर के अंदर, ये वाटर है और एक पेंसिल है। अब यहाँ पे कोई आइस इसको देख रहा है पेंसिल को, तो पेंसिल से हर एक पॉइंट से आइस के पास लाइट पहुंच रहा होगा, मतलब जा रहा होगा। तो होगा क्या कि जो एक्चुअल में पेंसिल का प्लेस है, पेंसिल का प्लेस कहाँ एक्चुअल में, यहाँ पे टच है इसके बॉटम में। तो आई से जब देखा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ये पेंसिल एक्चुअल मतलब प्लेस से कहीं ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, मतलब ये रियल का पेंसिल यहाँ पे था, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से कहाँ पे नजर आ रहा है, इतना ऊपर नजर आ रहा है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कोई भी वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो भी उसमें ऑब्जेक्ट होता है वो रियल पोजीशन से कोई अनदर पोजीशन पे दिखाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास। ग्लास के अंदर देखेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। अच्छा, एक और बात, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मीडियम का मतलब आपको पहले ही बता रखे हैं। मीडियम कोई भी हो सकता है,
एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन का ऑयल हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही रिफ्रैक्शन हो सकता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होगा तो उससे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। आप वुड नहीं ले सकते हो, प्लास्टिक नहीं ले सकते हो, ऐसा मीडियम हमें लेना पड़ेगा जिससे जो ट्रांसपेरेंट हो और उससे लाइट क्या हो सके, क्रॉस हो सके। तो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन, और भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। अब इन मीडियम में हमें पता करना हो कि रेयरर मीडियम, एक नया टर्म आ गया, रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो रेयरर क्या है, डेंसर क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो रेयरर का मतलब है जिस मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम हो, उसको रेयरर बोलते हैं। जैसे एयर की बात करें ना, तो एयर में आप बिल्कुल इजी वे में चल जाते हो। अगर वहीं पे हम वाटर की बात करें तो एयर और वाटर के कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा डेंसर होगा, ये वाटर डेंसर होगा ज्यादा, और एयर क्या होगा, रेयरर। मतलब कंपेयर कर रहे हैं, एक वाटर लिए और एयर लिए, इन दोनों में कंपेयर किए तो ये पता चला कि जो एयर होगा उसके पार्टिकल क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेयरर। और जिसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे उन्हें हम बोलेंगे डेंसर। इसमें एक और कंपेयर आप कर सकते हो, जैसे मान लो वाटर एक ले लो और ग्लास। तो वाटर और ग्लास लोगे ना, तो इसमें वाटर क्या होगा, ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर होगा, और इसी के कंपैरिजन में ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा। मतलब दो मीडियम का आप हमेशा कंपेयर कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। कुछ नहीं होता, बस सिंपल से याद रखना है कि जिसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे किसी अनदर मीडियम से कंपेयर करने के बाद, तो उसकी कंपेरिजन में वो डेंसर होगा, और जिस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होंगे, मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन में आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो रेयरर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और डेंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर यही पे आप बात करें और भी डेंसर मीडियम, जैसे काफी ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा हो सकता है, काफी ज्यादा जो हो सकता है, डायमंड हो सकता है। आप एनसीईआरटी बुक वगैरह खोल के देखोगे, उसमें इसका रेयरर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा। आगे हम बताएंगे आपको चल के कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया टर्म है, जो उसका मतलब क्या होता है आपको आगे चल के समझाएंगे। तो पहले आप ये अच्छे से समझो रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। चलो अब आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास। ग्लास से होके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा उसके बारे में आप समझिए। मान लो ग्लास का कोई स्लैब ले लो आप, हमने कोई ग्लास का स्लैब लिया, ठीक है, ग्लास का स्लैब लिए, और इसके अपर साइड में एयर है और इधर साइड में भी एयर, ठीक है। एक और डायग्राम बना रहे हैं इसके बगल में, दोनों मीडियम को आप समझना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसमें हम क्या किए कि ऊपर साइड में वाटर रखे, और बीच में हमने डाला एयर, साइड में थोड़ा करते हैं इसको। अब इन दोनों मतलब समझना कि कहाँ पे, इसके चारों तरफ वाटर है, ऊपर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, और बीच में एयर, इसका क्या है, फील्ड है, ये भी वाटर है। इसमें क्या था, एयर था अब साइड में, और बीच में ग्लास हो गया, और नीचे भी क्या है, एयर है। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे, इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको बिल्कुल क्लियर समझना कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का ग्लास में। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में समझाया था आपको, किसी भी मीडियम के सरफेस पर क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन का लॉ जो है ना, फर्स्ट वाला लॉ वो बिल्कुल सेम है। क्या था फर्स्ट वाला लॉ? ये था कि अगर लाइट इस पे कोई रिफ्लेक्ट हो, मतलब किसी उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में एक मिरर था, उसके सरफेस पे क्या हो रहा था, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था और इससे क्या हो जा रहा था, वापस इसी मीडियम में लौट जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि इसके मीडियम को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि ये ग्लास क्या था, इधर से पॉलिश था, इसमें तो कोई मीडियम पॉलिश है नहीं, ये तो ग्लास है। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो एयर से लाइट का रे इस ग्लास में एंटर कर सकता है। तो एक्चुअल में इस रे को कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एयर से क्या है, ग्लास डेंसर है। तो ये इसको हम बोल रहे हैं डेंसर मीडियम है। कंपेयर किए, और एयर को क्या बोल सकते हैं, रेयर मीडियम बोल सकते हैं। इसके पार्टिकल काफी दूर दूर हैं और ग्लास के पार्टिकल क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो होगा क्या है कि जब लाइट यहाँ से ट्रेवल करके आएगा ना, तो ये इसका नॉर्मल हो गया और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें ये लाइट इस मीडियम में नहीं लौटेगा। क्यों? इसके मीडियम में क्रॉस करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसकी एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होगा, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्लेक्ट अब कौन सी साइड होगा वो समझते हैं। अगर रेयर अप साइड में हुआ, नीचे साइड में अगर डेंसर हुआ, तो ये लाइट इसके टुवर्ड्स बैंड हो जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल था उसके टुवर्ड्स बैंड हो गया, अगर ऊपर में रेयर मीडियम रहा और नीचे में डेंसर मीडियम रहा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है तो वो अपने रास्ते से यानी पाथ से डिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन कौन से साइड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किए और यहाँ से लाइट ट्रेवल करके आया, ऊपर में क्या है, डेंसर मीडियम है, और नीचे में क्या है, रेयर मीडियम है। तो ऊपर हो गया डेंसर और नीचे हो गया रेयर। मतलब पहले लाइट डेंसर में एंट्री किया, उसके बाद कहाँ पे आया, रेयर में आया। तो सिंपल सी बात है, इसका ये क्या अपोजिट है, इसमें रेयर से डेंसर में आना था और इसमें डेंसर से क्या है, रेयर में आ रहा है। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर में आता है तो वो अवे होता है। मतलब ये इसको एक्चुअल पाथ ये था इसका जाने का, लेकिन ये जाने नहीं देगा, ये इसको इधर को रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब अवे नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो गया, अवे हो गया। ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट। आप नोट्स अच्छे से बनाते चलना, बिल्कुल अच्छे वे में, कि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं बन पाए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, चाहे सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड में हो। तो आप बिल्कुल इस नोट्स को अच्छे से बनाते चलना। बेंडिंग ऑफ लाइट अवे नॉर्मल, और इसमें क्या लिखोगे, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर एंट्री करेगा तो वो क्या होगा, अवे नॉर्मल जाएगा। अगर रेयर टू डेंसर आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। टुवर्ड्स का मतलब है नॉर्मल के पास और अवे का मतलब है नॉर्मल से दूर। ठीक है, अब इसमें अगर आपको अभी लॉ आपको दोनों इसका लॉ लिखवाएंगे, उसको हम पहले मतलब ऐसे समझ लेते हैं, मौखिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिटन आपको लिखवाएंगे। तो ये समझो इसमें क्या है, इसके भी दो लॉ है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ थे ना, क्या क्या लॉ थे। फर्स्ट लॉ ये था कि इसका जो एंगल होता है आई, वो आर के इक्वल होता है। इसमें क्या था कि एंगल जो था इंसिडेंट का वो रिफ्लेक्टेड के क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। और सेकंड क्या था कि इसका नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन। ये सारे क्या थे, सेम प्लेन में थे। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, जो बोर्ड के प्लेन में क्या हो जाए, चिपक जाए, मतलब जो 2D हो, 3D नहीं हो। वैसे ही सेम इसमें भी आएगा। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ था वो इसमें भी लागू होगा। कैसे होगा देखो, इसमें भी बोलेंगे कि ये इसका नाम तो वही रहेगा इंसिडेंट रे, और इसका रिफ्लेक्टेड नहीं रहेगा क्योंकि वापस तो लौट नहीं रहा है। तो इसका नाम रिफ्लेक्टेड से बदल के इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं हम लोग
रेफ्रेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में जो लाइट अंदर एंटर करता है वन मीडियम से अदर मीडियम में, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। और इसके एंगल को यहाँ पे भी हम लोग आर से दिखाएंगे, स्मॉल आर। और ये जो है इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, इसको कैसे दिखाएंगे, आई से। तो इसमें भी दो लॉ हैं, वो आपको अभी रिटर्न देंगे। पहले समझ लो, फर्स्ट लॉ में क्या लिखोगे कि जो इसका रेशियो है, साइन साइन लगा के हम लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको किसने बोला, एस्नेल्स ने बोला। तो इस रूल को हम लोग एस्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इस लॉ मतलब स्नेल ने दिया था, तो इसलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब इसका सेकंड क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल आर इन सेम प्लेन। तो ये लॉ भी आपको हम अगले वाले मतलब टॉपिक में आपको हम लिखवाने जा रहे हैं, दोनों लॉ को बिल्कुल डिटेल में। तो इतना घबराने की बात नहीं है, ये बस आप अच्छे से समझ लो कि इसमें क्या क्या होता है। इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, इसको नॉर्मल, और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी क्या होंगे, ऑल आर इन सेम प्लेन। किसके अनुसार, जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे रिफ्रैक्शन में भी होता है। और इसमें सेकेंड वाला रूल बदल गया, उसमें क्या था, साइन आई इक्वल टू साइन आर था, लेकिन इसमें हो जाएगा रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ पे मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिख दिया हूँ। जिनको नोट डाउन करना है वो पॉज करके वीडियो को और इसका नोट डाउन अच्छे से नोट्स में डाल लें। क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट वाला ये हो गया, इसको डिटेल में बिल्कुल लिखा हुआ है, ऐसे ही आप इसको नोट डाउन में डाल लो, या बस ध्यान रखना कि ये सारे क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। चलो सेकंड पॉइंट क्या था कि रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। चलो हम आगे इसका और पार्ट्स पढ़ते हैं। चलिए एक और नया टर्म इसमें है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। चलो पहले फिर से मीडियम का रिवाइज आपको कराते हैं। मीडियम में क्या था, कंपेयर कर रहे थे हम लोग, जैसे एयर और ग्लास में लें तो कौन ज्यादा हुआ, डेंसर। ग्लास क्या हुआ, ज्यादा डेंसर हुआ, और एयर क्या हुआ, रेयर हुआ। आर और डी स्मॉल में लिख रखे हैं इसको सिंबल के फॉर्म में। चलो अगर यहाँ पे वाटर की बात करें और ग्लास की, तो इन दोनों में कौन सा डेंसर होगा, ये रेयर होगा, और ये वाला क्या होगा, डेंसर होगा। ऐसी बहुत सारे मीडियम में कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, दोनों लिक्विड लेके भी देख सकते हो। जैसे अगर वाटर लिए और एक साइड हम ले रहे हैं केरोसिन, तो इसमें कौन ज्यादा डेंसर होगा, ये वाला केरोसिन ज्यादा डेंसर होगा, और वाटर उसके कंपेरिजन में क्या होगा, रेयर होगा। कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों के बीच, अगर कंपेयर करके देखें तो ये ज्यादा डेंसर है, ये रेयर है। आप वाटर में अगर ऊपर से देखो तो आप क्लीन देख भी सकते हो। केरोसिन के अंदर आप किसी बॉडी को देखना चाहोगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा, यानी इसके पार्टिकल क्या है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और आपको एक टर्म समझना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसको हम लोग मीडियम के टर्म में लेंगे, मतलब डेंसिटी के टर्म में। किसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लास का, तो ग्लास का और वाटर का, तो इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये वैल्यू होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जो आपको ये दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन वगैरह जो पूछेगा ना, तो आपको ग्लास का चाहे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी होता है उसका उतना ज्यादा मतलब उसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वैसे ही एयर का और ग्लास का बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस है। एयर का क्या होता है, अप्रोक्स 1 के बराबर होता है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा इसका। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम किससे दिखाते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल एन, स्मॉल एन से हम लोग दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो इसका एयर के लिए अगर बात करें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही वाटर के लिए 1.5 होता है, बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको चार्ट बना के आप वहां से भी देख सकते हो, या इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एयर का आप एक याद रखना, वाटर का बाकी सारे का दिया रहता है, ग्लास वगैरह का भी दिया रहेगा आपको, और केरोसिन वगैरह का, सबको एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको वैल्यू दी रहती है ऑलरेडी पहले से, तो इस पर ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब जिसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जनरली कोई मीडियम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मीडियम का हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लो आप इसको हम बोल रहे हैं मीडियम फर्स्ट, इसमें बच्चों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, एक फॉर्मूला आपको लिखाने जा रहे हैं, मतलब स्नेल्स लॉ कैसे इस पे लगाएंगे, इसमें बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आता है, उन्हें लिखने की समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट आएगा पहले कि सेकंड आएगा, तो वो कंफ्यूजन आपको दूर करना चाहते हैं। अब बिल्कुल इसको अच्छे से समझना, ये मीडियम फर्स्ट है और ये वाला मीडियम जो है इसको हम नाम दे दिए सेकंड, ठीक है। तो ये इसको हम मानते हैं कि काफी ज्यादा डेंस है, मतलब पहले वाले मीडियम से इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसके पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको हम डेंसर बोल सकते हैं। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसको हम डेंसर बोल सकते हैं, इसकी डेंसिटी कम है तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम रेयरर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो इसको हम रेयरर बोल सकते हैं। अब हमें इस पे स्नेल्स लॉ लगाना है, तो देखो स्नेल्स लॉ इस वाले, मतलब इस फॉर्मूले को इस मीडियम पे कैसे अप्लाई करेंगे, काफी ज्यादा बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हम नहीं चाहते कि आपका भी कंसेप्ट, आपको भी डाउट रह जाए, तो बिल्कुल इजी वे में समझाना चाहते हैं, आप भी समझना मेरे साथ। अगर हमें स्नेल्स लॉ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो जो मीडियम है, जैसे मान लो यहाँ पे लाइट ट्रेवल करके आएगा, पहले यहाँ पे आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और ये डेंसर है, तो लाइट कैसे बेंड होना चाहिए, ये तो इसका एक्चुअल होगा, एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर की वजह से बैंड हो गया, किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, सिंपल सी बात है। रेयर से डेंसर में जाते हैं तो किधर बैंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल में बैंड हो गया। इस एंगल को हम किससे दिखाएंगे, आई से, और ये वाला एंगल होगा आर से। तो आपको बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, ये मीडियम और इसका एंगल साथ साथ हम मल्टीप्लाई करना, जैसे फर्स्ट मीडियम है तो इसको हम लिख रहे हैं n1, इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल दे रहे हैं n1, और इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल दे रहे हैं n2, क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी अलग कुछ वैल्यू होगी। दोनों का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन मीडियम है, कोई सा भी हो सकता है, हमने ये एज्यूम किया है कि ये रेयर डेंसर है, तो इसके n1 मान लिए, इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, और इसके n2 मान लिए। तो होगा क्या कि अगर इसको मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये होगा n1 इंटू, इसी का एंगल लेना है, बस यही आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकता है, n1 इंटू साइन आई, और जो मीडियम अनदर है, जैसे इस मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो n2 इंटू साइन आर, इसी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी का एंगल, इसी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी का एंगल, जो मीडियम का एंगल रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई किसको कर देना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को। अब बिल्कुल आप देखो स्नेल्स लॉ से आप लगा सकते हो, साइन आई और आर को एक साइड करो आप, तो क्या होगा, n2 ऊपर रह जाएगा और n1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको आपको कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता इसमें कि हम n2 को ऊपर लिखे कि n1 को नीचे लिखे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, कभी n1 को ऊपर लिख देते हैं, यानी पहले वाले मीडियम को समझ में ही नहीं आता कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर लिखे। अगर ये आपको तरीका अपनाने आ रहा है तो आपको कभी गलती हो ही नहीं सकता है। एंगल आप एक साइड कर दो, पहले ऐसे लिखने का तरीका बता दिए कैसे लिखना है आपको, और उसके बाद आपको एक साइड एंगल कर देना है और फिर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड कर देना है, आपको बिल्कुल क्लियर कट वे में आ जाएगा, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है, कोई डाउट हो ही नहीं सकता है आपको। चलो अगर मान लो इसको और हम बढ़ाते थोड़ा मीडियम को, जैसे एक और लेयर यहाँ पे लगाए, ये कहाँ तक हुआ था, ये डेंसर था, अब एक और थर्ड मीडियम हम लगा दिए, तो उस थर्ड मीडियम का नाम दे दे रहे हैं डेंसर, मतलब ये मान लो रेयर है, और इसको हम लोग n3 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई और मीडियम हो गया,
मीडियम, थर्ड आ गया। अब इसको भी आप लिख सकते हो कैसे, इसमें बढ़ा दो। जैसे मान लिया हमने नॉर्मल, जहां पे लाइट आए जो सरफेस पे फॉल हो वहीं पे पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखो ये क्या है, डेंसर और ये क्या है, रेयर। तो डेंसर से रेयर में हम लोग जाते हैं तो लाइट को एक्चुअल में जाने का पाथ ये था इसका, लेकिन एक्चुअल पाथ में तो जाएगा नहीं है। ये क्या होगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगा। तो हम बता रखे हैं कि डेंसर से रेयर में जाते हैं। पहले समझो रेयर से डेंसर में जाते तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसका उल्टा होगा, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो ये नॉर्मल का क्या होगा, अवे होगा। मतलब लाइट ऐसे कुछ जाएगा, इस नॉर्मल से अवे जाएगा, उल्टा हो रहा है। डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो अवे होगा, अवे जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस एंगल का कुछ भी नाम मान लो। जैसे यहाँ पे आर था तो इस वाले को, ये वाला आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। अब इसको आप कुछ भी मान लो, ये वाले एंगल को आप पी मान लो। तो इसको और एक आगे लाइन बढ़ा सकते हो। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, इसी का मीडियम, मतलब इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल। तो लो ये भी लिख दिया, n3 इंटू साइन पी। अब इसमें आपको कभी गलत के चांस हो ही नहीं सकता। अगर मान लो हमें दो मीडियम के बीच का लेना है, जैसे वो बोले कि हमें नहीं, हमें सेकेंड मीडियम और थर्ड मीडियम में कोई एक वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो इसका आर का वैल्यू दे रखा है, पी का वैल्यू दे रखा है, और इसमें n2 की वैल्यू दे रखा है, n3 पूछ रहा है। तो अब कुछ नहीं करना, इस मीडियम को छोड़ देना, आप यहां से ले लेना। अब इसके अलग पार्ट यहां से ले लेना और यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 4 वैल्यू है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 वैल्यू, तो इसमें से 3 वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, चौथा वैल्यू पूछेगा। तो जैसे मान लो हमें साइन पी का एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो गया बता दो, तो बाकी सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो इधर का इस मीडियम को भूल जाना और इधर वाले के ले लेना, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर देना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन में n3, एक साइड कर दिए, और उधर में क्या हो जाएगा, साइन पी, और नीचे में क्या चला जाएगा, साइन आर। अब इसमें ये वैल्यू आपको पता रहेगा, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, और ये वाला वैल्यू आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो ऐसे आप समझोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं हो सकता है कि हम किसको ऊपर रखें, n2 को ऊपर रखें कि n1 को वैल्यू नीचे रखें, या n2 को रखें कि n3 को रखें। ऐसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्हें रखने ही नहीं आता है। सिंपल सा बात है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल मल्टीप्लाई करना है, फिर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, और सारे को इक्वल कर देना है। अब इसमें से जो दो वैल्यू को पूछेगा, 4 वैल्यू में से जो दो वैल्यू को एक साथ लेना होगा तो उसको आप एक साथ ले लेना, बाकी को भूल जाना। अगर इन दोनों को पूछे तो इनका ले लेना, बाकी को भूल जाना, और इजी वे में आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रहा बिल्कुल अच्छा वाला कंसेप्ट जो होता है ना कि हाँ कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको कोशिश करेंगे। फिजिक्स पता है बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, देखा जाए फिजिक्स की बात करें तो इतना आसान कोई सब्जेक्ट दुनिया का हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक बार कंसेप्ट इसका क्लियर कर लिए ना, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कभी डाउट हो ही नहीं सकता है। और डाउट क्या, कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे। भूलने वाला कोई चीज में है नहीं। फॉर्मूला के नाम पे 1-2 फॉर्मूला फिजिक्स में होते हैं, और ये मैथ में चले जाओ तो कितने हजारों फॉर्मूले हैं, जबकि बच्चे फिजिक्स से डरते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम जिस इजी वे में आपको समझा रहे हैं तो आप भी उसी वे में समझिए। चलो आगे हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, और ये फॉर्मूले क्या क्या हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उसकी हम बातें करते हैं। चलिए, तो अभी फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, ऐसे ही था कुछ। अब इसको हम लोग क्या किए थे, n1 अपॉन n2 किए थे, और इस साइड में किए थे साइन आर अपॉन साइन आई। चलो अब इसको हम लोग ना इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये तो एंगल के फॉर्म में था, देखिए पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना 2-3 वैरायटी के फॉर्मूले आएंगे। एक तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके टर्म में, एंगल के टर्म में, ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला आने वाला है जो वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आएगा। एक फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी सेकंड वाले फॉर्मूले की हम बात करने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे। तो देखो पहले क्या है कि यहाँ पे एक नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे, ये रेयर मीडियम है, और एक कौन सा मीडियम है, डेंसर।
तो लाइट ट्रेवल करेगा फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, मीडियम फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो डेंसर मीडियम में क्या आता है, बार बार आपको समझा रहे हैं, आप भी समझो और समझने की कोशिश भी करो और याद भी करो साथ साथ कि रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। तो रियल का इसका पाथ ये था, जाना चाहिए था लाइट ऐसे, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये मीडियम इसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा। पता है ये रेयर डेंसर मीडियम ना आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। आप जैसे एयर में जाते हो ना, हवा में बिल्कुल आसानी से चल लेते हो, जिधर जाना चाहते हो उसी वे में चले जाते हो। लेकिन अगर आपको बोल दिया ना वाटर में चल के दिखाओ, तो आप जाना चाहोगे इस डायरेक्शन में तो घूम जाओगे इस डायरेक्शन में। वैसे ही सेम लाइट के साथ भी होता है। लाइट भी जब इसको डेंसर मीडियम में आता है ना, तो इसको अपने रास्ते से इसको चलने नहीं देता है वो मीडियम, इसको मतलब अपने पाथ से बैंड करवा देता है। तो ये इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई, और इस वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग आर। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, N2 हो गया। तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू साइन R अपॉन साइन आई आता है। ये एंगल के फॉर्म में था। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड के फॉर्म में। तो स्पीड भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आप स्पीड को मान लो V1, ये है इसमें, इस मीडियम में मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट जो था वो V1 था और इस मीडियम का जो स्पीड था वो V2 था। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, V के टर्म में दिखा रहे हैं V1 V2, ये इसका स्पीड हो गया V2। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे लिखेंगे, तो सेम यही तरीका है, भी अपनाओ। कुछ नहीं, इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्पीड, तो N1 इंटू V1, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इंटू V2। अब जिसको आपको एक साइड करना है कर लो, जैसे मान लो हमें N1 अपॉन N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड कर लिए, तो इधर क्या हो जाएगा V2 बाई V1। तो ये होगा फॉर्मूला निकल के। अब बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे रटने लगते हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल टू N1 अपॉन N2। कभी कभी ये गलत हो जाता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे N2 ऊपर कर देते हैं, N1 नीचे कर देते हैं, तब क्या होता है वहां पे, तब तो फॉर्मूला आप गलत लिख के आए थे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, जो इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्पीड, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्पीड, और उसको एक साइड कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड कर लो और स्पीड एक साइड कर लो, बिल्कुल आसानी में हो जाएगा, कोई इस पर टेंशन नहीं है। इस फॉर्मूले को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, मतलब मॉडिफाई करके। ये N1 अपॉन N2 आपको दिख रहा है ना, कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं N12 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये है मतलब N1 विद रिस्पेक्ट टू N2। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, 1 आगे लगा दो 2 आगे लगा दो, एक ही मतलब है, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। N12 और N12, या आगे 1 लगाओ चाहे एक ही साथ लिखो, विद रिस्पेक्ट टू N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। बस यही आपके एनसीईआरटी बुक में ही फॉर्मूला दे रखा होगा। तो आपको एनसीईआरटी बुक भी साथ साथ फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक है आपका, और उसको बहुत सारे अच्छे टीचरों ने मिलकर लिखा है, तो इसलिए आप उस बुक को ही फॉलो करो, और उसके साथ साथ उसी बेसिस पे हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। चलो N12 इक्वल टू V2 अपॉन V1 ऐसे इसको लिख सकते हो। N21 अगर हम लिखें 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा, N1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। तो है ना फॉर्मूला बिल्कुल आसान, तो बिल्कुल इजी में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैप्टर में हमें एक फॉर्मूला ये देखने को मिला, किसके किसके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच, और एक और फॉर्मूला मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे आपको डाटा दिया होगा ना, उसी टाइप का फॉर्मूला लगाना। जैसे मान लो साइन का एंगल दे रखा हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर मान लो कि स्पीड वगैरह की बात किया हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है, वो भी समझो। एक थर्ड फॉर्मूला है, इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ही होता है। जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, अगर ये निकालना हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको हम ना एंगल के टर्म में लेने जा रहे हैं ना स्पीड के टर्म में लेने जा रहे हैं, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही लेंगे। तो बहुत ही आसान है, जो लास्ट में आए ना उसको आप ऊपर लिखो, जो पहले आए उसको आप नीचे लिखो। लो ये भी फॉर्मूला बन गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड का मतलब है N2 ऊपर जाएगा और N1 नीचे आएगा।
तो ये हो गया, एक हो गया थर्ड टाइप का फॉर्मूला। अब इसके अलावा इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला दूसरा नहीं आने वाला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन ही फॉर्मूले आने वाले हैं रिफ्रैक्शन की जब बात होगी तो। एक एंगल के टर्म में, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, और एक स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, और एक जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर यहीं पे हम n2 1 कर रहे हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे, ये भी हो गया। यानी टोटल कितने फॉर्मूले हुए? 3 फॉर्मूले हुए रिफ्रैक्शन के। अब इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर आपको बुक्स में न्यूमेरिकल मिल जाएगा, पेपर में आते हैं। अब एक न्यूमेरिकल हमें आपको हम करके भी दिखाएंगे, कितनी इजी है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब इसके आगे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। एक आपको एग्जाम्पल नंबर दे रखा है इसमें, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज में 176 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड है। बोला है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहां से लाइट एंटर कर रहा है? एयर टू ग्लास। तो इसी में हम सही कर दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं एयर और एक ग्लास। ये है एयर, ये है पेज नंबर 176 एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो दे रखा है ना उसमें, वही वाला। चलो इधर का भी मिटा रहे हैं। तो एयर से कहाँ आ रहा है? ग्लास में आ रहा है। तो आप खुद ही बताओ, अगर एयर से ग्लास में आ रहा है कोई लाइट, तो वो क्या होगा? ये रेयर मीडियम माना जाएगा। और दूसरे को क्या मानोगे आप? डेंसर मीडियम मानोगे। तो रेयर टू डेंसर अगर आता है लाइट, तो क्या होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद क्या दे रखा है? बोला है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब ये एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? n की वैल्यू 1 होता है, और इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। ये आपको बुक में दे रखा है। पहले आपको बोल भी रहे थे कि वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा दिया रहता है इसका वैल्यू, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका। अब बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी हमको V2 की वैल्यू पूछ रहा है। V2 इक्वल टू व्हाट? V2 की वैल्यू आपको निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, और इसका दे रखा है आपको वैल्यू, यानी V1 की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे वैक्यूम बोलो चाहे एयर बोलो, मतलब सेम ही है। वेलोसिटी की यूनिट सबको पता है ना, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आपको दे रखा है, V2 पूछ रहा है, और N1 और N2 की वैल्यू भी दे रखा है। तो आप इन तीनों फॉर्मूला में से बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिंपल सा दिख रहा है, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें एंगल का तो बात कहीं किया ही नहीं है, तो एंगल वाला फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगेगा। और स्पीड की बात किया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन का है वो लगेगा ही नहीं। तो सेकंड फॉर्मूला कितना इजी है ये, इसको बच्चे पता नहीं क्यों हर साल एनसीईआरटी और सीबीएसई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेता है। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हर साल एक आ ही जाता है 2-3 नंबर का। और ये एक लाइन के फॉर्मूले रहते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर आ गया, 2-3 नंबर फ्री का मिल जाता है। तो चलो इसमें N1/N2 हम लगाते हैं। क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे लिखे N1 किसका? एयर का, तो इसको हम छोटा सा a से लिख सकते हैं। और ये N2 किसका है? इसका स्पीड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे V1 मतलब VA एयर का, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे N, और ये क्या है? डेंसर मीडियम जिसका नाम है ग्लास। तो इसको आप एक काम करो, G से दिखाओ, और इसको A से दिखाओ, ठीक है। और इसको भी V एयर करो, और इसका VG ग्लास करो, इस समझने में भी आसानी होगा। ग्लास एयर, चलो यहाँ पे हो जाएगा N ग्लास, और इसका वेलोसिटी ग्लास। अब कितना आसान है, बोले थे पहले ही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड, उसी का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड, कोई टेंशन ही नहीं है इस फॉर्मूला में। अब जो डाटा आपको पूछ रहा है उसको एक साइड रखो, बाकी सारे को एक साइड कर दो। तो पूछा क्या है? पूछा है कि ग्लास का स्पीड बता दो, तो हम ग्लास का वहीं छोड़ दे रहे हैं, बाकी जो नॉन वैल्यू है उसको एक साइड कर दे रहे हैं। Na इंटू VA अपॉन क्या हो जाएगा? NG। चलो हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो।
एयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एयर का 1 होता है, इंटू स्पीड एयर का कितना होता है 3 इंटू 10⁸ और ग्लास का कितना होता है 1.5 और इक्वल टू वीजी, मतलब वेलोसिटी किस में आ रहा है, स्पीड किस में आ रहा है, ग्लास में। तो अभी सब काट दो, 1.5 का डबल होता है 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, इसको स्पीड में करोगे 30 सेकंड भी नहीं लगेगा और 3 नंबर इस पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन इसका नोट्स कर सकते हो। चलो और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। बोला है कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, टेबल से देख के आपको बताना है, और किसकी लोएस्ट वैल्यू है डेंसिटी की। तो सिंपल सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। तो आप टेबल से देख के इसका आंसर इसमें दे सकते हो। तो इस टेबल में अगर एयर की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। और डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है 2.42, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 2.42 है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में जो बात करेंगे रेफ्रैक्शन जो होगा वो लेंसेस में देखेंगे हम लोग। लेंस भी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा दें, फिर टॉपिक उसका हम स्टार्ट करेंगे। लेंस भी क्या है, मिरर ही है, ध्यान से देखो। तो इसको अगर हम लेंस से 20 से काट दें ना, 20 से कट कर दें, तो इधर भी एक आपको कन्वेक्स मिरर दिख रहा है और इधर भी एक कन्वेक्स मिरर दिख रहा है। तो लेंस कुछ नहीं है, दो मिरर को मिला के कंबाइन करके लेंस बनता है। और लेंस भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्यों, क्योंकि लेंस किसका होता है, ग्लास का। तो ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर इधर पॉलिश नहीं है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, लाइट के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे ग्लास के थ्रू कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ग्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे।